इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक समाप्त हो गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सीधा ले चलते हैं। पार्टी की जो योजनाएं विभिन्न भिन्न राज्यों में बनाई गई है, उनका पूरा व्रत वहां के प्रदेश अध्यक्षों ने दिया। इन चारों राज्यों के अलावा पंजाब के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस तैयारी के साथ सारे विषयों को वहां पर रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के 5 राज्यों के चुनावी व्रत निवेदन के बाद आज के इस कार्यकारिणी का समापन संबोधन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत प्रेरक और महत्वपूर्ण संदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए, बिकम ए ब्रिज ऑफ फेथ फॉर कॉमन मैन। और ये उन्होंने पार्टी के इतिहास को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज केंद्र में जो अपना स्थान और भूमिका पाया है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि पार्टी अपने प्रारंभिक काल से लेकर और अभी तक सामान्य व्यक्ति के साथ हमेशा जुड़ी हुई रहती है। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है और इसलिए पार्टी जिन वैल्यूज को लेकर चली है उसमें सेवा, संकल्प और समर्पण से जुड़कर, कोई एक परिवार के साथ जुड़कर के नहीं, बल्कि पार्टी की ये जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए और पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हम आगे बढ़े हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में इस विश्वास को लेकर के, इस अपनत्व को लेकर के चलना होगा। और 19 महीने के इस कार्यकाल में जो कोविड वाला एक समय गुजरा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में केवल राजनीति नहीं बल्कि सेवा परमो धर्म, पार्टी ने सेवा को अपने काम का आधार बनाया। और ये देश के राजनीतिक विषय में एक भारतीय जनता पार्टी का योगदान है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी ने सारी सुविधा होने के बाद भी सेवा के माध्यम से एक महामारी के दौर में लोगों को जोड़ करके रखा जा सकता है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और इसलिए उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि लगातार सामान्य व्यक्ति के मन से जुड़कर के जो पार्टी एक राजनीतिक विचार को आदर्श के रूप में लेके चली है, आज उसका एक व्यापक परिणाम भी देखने में आता है। और वो व्यापक परिणाम इस रूप में है कि दुनिया के लोगों ने अनेक क्षेत्रों में, चाहे कोविड में 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा हो, और चाहे जलवायु परिवर्तन पे भारत के द्वारा विश्व में स्थापित किए गए मानक हों, उसको स्वीकार किया है। और ये पार्टी ने अपने इस पूरे मूवमेंट से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया है। 5 राज्यों के अध्यक्ष के द्वारा और मुख्यमंत्रियों, 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो आगामी चुनाव को लेकर के अपना विषय रखा गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के इन प्रदेशों के नेताओं ने जिस भरोसे और विश्वास के साथ अपनी सरकार की उपलब्धि और संगठनात्मक कार्यों को रखा है, वो इस बात को दर्शाता है कि हम सभी जनता के साथ जुड़े हुए विषयों को लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आने वाले समय में पार्टी के कार्यकर्ताओं को उमंग उत्साह के साथ कार्य में जुटते हुए पार्टी की कार्यपद्धति को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। और आज इस समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा
देश के COP26 को लेकर के, अर्थव्यवस्था में जो सुधार आए हैं उनको लेकर के, और कोविड महामारी में जो भारत ने एक मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है, उन तीनों विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साहित्यिक के रूप में एक पुस्तक का वितरण भी किया गया। और उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी एक लंबी परंपरा से जुड़ी हुई पार्टी है, जिसमें 3 पीढ़ियों से 1950 से लोगों ने जो निस्वार्थ काम किया, ऐसे निस्वार्थ कार्यकर्ताओं के लिए एक नमो ऐप पे कमल पुष्प करके एक कार्यक्रम को लॉन्च किया है कि ऐसे जो अनाम कार्यकर्ताओं जिन्होंने आदर्श उदाहरण बनकर या नींव बनकर पार्टी के लिए काम किया है, उनके जीवन परिचय और वृत्तांत को नमो ऐप पे लाया जाए, ताकि जिस बुनियाद पे खड़ी होकर के भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोकतंत्र में एक मुकाम हासिल किया, उन सब लोगों को स्मरण किया जाए और पार्टी अपनी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, नए मूल्यों के साथ आगे बढ़ते हुए, नए राजनीतिक विचारों और संकल्पों में के साथ कार्य करेगी, अपनत्व के साथ जनता के बीच में कार्य करेगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा संदेश था। कुछ बोले मुझे भैया। सभी 5 मैंने कहा राज्यों की तरफ से रिपोर्टिंग हुई। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्षों ने उनके सरकारों के द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा चलाए गए पार्टी के अभियान की जानकारी दी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत भरोसे और विश्वास के साथ जो रिपोर्टिंग करी है, भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। प्लीज मैथ्यू। आज ये जो कार्यकारिणी पूरी पैंडेमिक के बाद में हुई थी, तो मैंने कहा 5 राज्यों की जो रिपोर्टिंग है उस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा बहुत भरोसे के साथ विषय रखा गया, और पार्टी की रीति नीति और पार्टी का एक लंबे समय तक जुड़ाव, केंद्रीय स्तर पर पार्टी जिस स्थिति में आई है उससे आगे बढ़ने के जो लक्ष्य हैं उन्होंने जो कहे मैंने आपके सामने विस्तार से रखे हैं। महुआ जी। अभी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा किया गया कि पार्टी सभी जगहों पे लड़ रही है। आप पूछिए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये विषय कहा गया। अभी तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो विषय उतना ही है। जतिन जी। ये सबसे बड़ा काम है कि जो एक लोकतांत्रिक पार्टी एक परंपरा से निकल के आई है, वो अपने परंपरा मूल्यों को बनाते हुए सामान्य जन के विश्वास का सेतु बने, ब्रिज ऑफ फेथ बने। ये सबसे बड़ा संदेश है। शैलेन जी। जैसे सेवा ही संगठन पार्टी ने एक नया विषय दिया है, एक राजनीतिक आयाम में सेवा को जोड़ा है, तो विचार हमारे वही है, लेकिन कार्य पद्धति में जो नए आयाम होते हैं उन नए आयामों को जोड़ा जाए। राकेश जी। अध्यक्ष स्टेटमेंट में अध्यक्ष जी ने पूरा विश्वास ये बताया है कि विपक्ष के द्वारा एक छोटे स्तर की राजनीति की गई, और ऐसे जब महामारी के दौर में जब सबको साथ आना था, अध्यक्ष जी ने पर्याप्त रूप से उस पर कहा है। वो अध्यक्ष जी का वक्तव्य है। पूरी पार्टी के लिए प्रधानमंत्री जी जब संबोधित करते हैं तो पार्टी के एक लंबे विजन, लक्ष्य और कार्यों के लिए वो करते हैं, सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन के लिए। और 5 राज्यों में जो रिपोर्टिंग की गई है उस पर उन्होंने बहुत भरोसा जताया। विनीत। पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों में ये विषय है, और निश्चित रूप से जो राज्य हमेशा पेट्रोल डीजल की कीमतों को बताते हैं, आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा राहत दी गई है, तो जो लोग नहीं कम कर रहे हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, उनको जवाब देना चाहिए। पूछिए। आप पूछ रहे हैं। बंगाल को लेकर के पार्टी का रेजोल्यूशन भी हुआ है, अध्यक्ष जी का वक्तव्य भी हुआ है, पार्टी उस पर चलेगी। समिति जी बोलिए। जी थोड़ा तेज। बाई इलेक्शन का तो आ गया अध्यक्ष जी के वक्तव्य। आप पूछिए जी। नहीं
मैं जवाब दे चुका हूं। शैलेंद्र जी पूछो, अब दोबारा पूछो। नहीं, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन पार्टी ने पूरा लिटरेचर प्रकाशित किया है और उस लिटरेचर में दुनिया के जितने भी प्रतिष्ठित समाचार पत्र हैं, मतलब भारत के ही नहीं, यूके के ही नहीं, यूएस के नहीं, दुनिया के 40 से ज़्यादा देशों में ये सारे विषय बहुत सकारात्मकता के साथ प्रकाशित हुए हैं और उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा लिटरेचर तैयार किया है। प्रधानमंत्री जी ने पूरी पार्टी की कार्यपद्धति, विस्तार, आगे बढ़ने का लक्ष्य, संकल्प, उत्साह और उमंग के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो जाने का विषय है और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक सेटअप को आगे बढ़ाने का विषय है, वो पूरी तरीके से रखा है। धन्यवाद सर। तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मीडिया को संबोधित कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जैसे ही समाप्त हुई, समापन में संबोधित किया सभी बड़े नेताओं को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने, और उन्होंने क्या कहा ये सब बताया भूपेंद्र यादव ने अपनी मीडिया के साथ बातचीत में। उन्होंने कहा कि चुनावी रणनीति पर खूब चर्चा हुई क्योंकि आने वाले समय में 5 बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, ये भी बड़ी घोषणा की भूपेंद्र यादव ने। और इस चुनावी रणनीति को लेकर क्या कुछ चर्चा हुई, प्रधानमंत्री का क्या मैसेज था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को? मैसेज बिल्कुल साफ था कि सेवा ही परम उद्देश्य है और इसी के साथ वो जाएंगे जनता के बीच और आने वाले समय में 5 राज्यों के चुनावों में लोगों से वोट मांगेंगे। इसी मुद्दे के ऊपर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद है प्रदीप सिंह, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। थोड़ी देर बाद हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी जुड़ेंगे। शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ ही ऋषि मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं इस डिबेट में, राजनीतिक विश्लेषक। तो शांतनु, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहती हूँ। क्या आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के बाद ये मान ले कि भारतीय जनता पार्टी के जो आइडिया है, जो एजेंडा है, वो बिल्कुल साफ है कि क्षेत्रीय चुनाव एक बार फिर से राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाएंगे, प्रधानमंत्री के नाम पर लड़े जाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल से ऐसा मुझे नहीं इंगित हुआ कि प्रधानमंत्री केवल नाम पर लड़े जाएंगे। मेरे ख्याल से एक रणनीति दोबारा से बनी और भाजपा उसके लिए जानी जाती है, चाहे वो प्रधानी का इलेक्शन हो, चाहे वो म्युनिसिपल का इलेक्शन हो, चाहे वो राज्य का इलेक्शन हो, चाहे वो नेशनल इलेक्शन हो, पूरी मजबूती से लड़ती है। उसके अराउंड उसके लिए कोई वो नहीं है कि इसमें प्रधानमंत्री क्यों जाएंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक दिशा निर्देश दिया गया कि मजबूत इलेक्शन है, काफी समय बाद इलेक्शन आ रहे हैं, बंगाल के बाद जो सेट इलेक्शन हुए थे उसके बाद आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने सामने से आके पूरी टीम को ज्वलित करा। मुद्दे तो राष्ट्रीय नजर आ रहे हैं, चाहे वो भारत सरकार की कोशिश रही हो वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई, कोरोना महामारी में जिस तरह से जिक्र किया भूपेंद्र यादव ने भी, जैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काम किया, लोगों में जाकर सेवा की, उन्हीं सभी चीजों को लेकर क्षेत्रों में उतरेंगे। जी, वो तो देख, जब प्रधानमंत्री कहते हैं डबल इंजन की सरकार है और जब दोनों सरकारें एक जैसे समन्वय में काम करती हैं तो काम ज्यादा होता है। तो अगर आप कोरोना को राष्ट्रीय मुद्दा मानती हैं, लेकिन वो उतना ही लोकल मुद्दा भी है, वो गांव-गांव का मुद्दा है। तो यहाँ पे जो डबल इंजन की सरकार है वो और निकल के आती है। जैसे मैं आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूँ, करीब 45 ऐसी राष्ट्रीय स्कीम्स हैं जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा है, जो 2017 से पहले नहीं होता था। तो मेरे ख्याल से एक बिल्कुल सीधी दिशा दी है कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी, अगर राष्ट्रीय सरकार के समन्वय वाली सरकार होगी, तो वो ज्यादा गति से चल पाएगी। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आपसे पूछना चाहती हूं कि किस तरह से आप देखते हैं आज जो घोषणा हुई है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के बाद, जैसा कि शांतनु कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार तो हमेशा से ही बीजेपी कहती है और कोरोना ना सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दा है लेकिन हर क्षेत्र में उसका इम्पैक्ट सबने सहा था, तो फिर जाहिर तौर पर क्या बैकफुट पे आ गई है पहले से ही क्षेत्रीय पार्टी या समाजवादी पार्टी हो चाहे बीएसपी हो? देखिए, इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर में महंगाई पे जो मार भारतीय जनता पार्टी ने दी है, इसका आपको देखने को मिलेगा बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर में। जो महंगाई है उसके बारे में तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोई बात हुई नहीं और पता नहीं कौन सा अवार्ड देने की बात बता रहे थे, कमल छाप, कौन सा छाप अवार्ड है पता नहीं। तो मैंने कहा वो अवार्ड लखीमपुर के अपने जो गृह राज्य मंत्री है उनको भी दे दें भैया, वो ज्यादा डिजर्व करते हैं, उन्होंने तो बहुत बड़ा काम किया है समाज के लिए। उनके बेटे ने तो जो इतिहास रचा है वो रचा ही है।
और उनके ऊपर खुद ही आपराधिक मुकदमे हैं, तो ऐसे लोग जब देश के गृह राज्य मंत्री बनाए जाते हैं, उसके बाद जब अच्छी बातें करते हैं, संवैधानिक बातें करती भारतीय जनता पार्टी, तो हास्यास्पद लगता है और पूरा हिंदुस्तान इस पे हंसता होगा। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की जहां तक सवाल है, बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है, अपराध में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है नंबर 1 है, कुपोषण में नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश अनुराग भदौरिया, नंबर 1 आपने देखिए बनाया आप दिया। सबको राजनीतिक भाषण देने के बहुत सारे मंच मिल जाएंगे, आने वाले समय में चुनावी होने वाले हैं, आप सब भाषण तैयार करेंगे। मैंने आपसे सिर्फ एक चीज पूछी थी, मैंने आपसे क्या पूछा था, आपने मेरा सवाल सुना, आपने मेरा सवाल सुना, आपने मेरा सवाल सुना, आप पहले ये बताइए, आपने मेरा सवाल सुना, मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप बैकफुट पे महसूस कर रहे हैं अपने आप को, क्या आप अपने आप को बैकफुट पे महसूस कर रहे हैं जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक कर ये कहती है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने खूब सेवा की, सेवा परम धर्म है और यही बात लेकर हम लोगों के बीच पहुंचेंगे। क्या ये मुद्दा ऐसा है जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं, साइड में निकाल सकते हैं? अरे भैया, साइड मुद्दा ही नहीं है उनका। उत्तर प्रदेश में, देश में भारतीय जनता पार्टी ने काम कौन सा किया है? एक चीज बता दीजिए आप, कोविड काल में यहाँ पे काम बता रहे हैं, कोविड काल में बिना ऑक्सीजन के लोग तड़प तड़प के मर गए, इसको काम बताते हैं? यहाँ पे लाशों को जानवर नोच रहे थे, इसको काम बताते हैं? ये जहरीली शराब पीने से लोगों की लगातार हजारों लोगों की मौतें होगी, इसको काम बताते हैं आप? बुखार से लगातार मौतें हो रही है बच्चों को, इसको काम बताते हैं आप? यहाँ पे रात के अंधेरे में हाथरस की बेटी के साथ अन्याय होता है, पेट्रोल डाल के उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, सरकार डीएमएसपी पे आज तक कार्रवाई नहीं कर पाई, इसको काम बताते हैं आप? ठीक है, ये काम है आपका। और बेरोजगारी और महंगाई से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ऋषि मिश्रा, देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को तैयार समझ रही है आने वाले 5 बड़े राज्यों के चुनाव से पहले, तो फिर देखिए समाजवादी पार्टी भी साफ साफ छेद कर रही है उनके उन गुब्बारों में, उन वादों में, उन बातों में जो भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने रख रही है। कैसे देखेंगे आप, किस तरह से सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां जो है अब आने वाले चुनावों से पहले अपने आप को खड़ा पा रही हैं? देखिए, यदि आज के डिबेट पे आऊं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है भाजपा की, निश्चित ही भाजपा के लिए चिंता का सबब ये होगा कि 5 राज्यों में जो होने वाले विधानसभा हैं उसको फतह कैसे किया जाए। आपने देखा जिस प्रकार से 29 विधानसभा और 3 लोकसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव हुए हैं और जो नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए निराश करने वाली स्थिति मुझे लगती है। जिस प्रकार से अब हिमाचल में सत्ता में होते हुए भी, और आपने देखा होगा जिस प्रकार का ट्रेंड होता है, उपचुनाव में उस पार्टी की फतह जरूर होती है जिस पार्टी की सरकार होती है, उसके बावजूद भी हिमाचल में 3 विधानसभा सीट हार जाना, हिमाचल का मंडी लोकसभा क्षेत्र हार जाना, जो पिछले बार आप करीब 3.5 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीते थे। बंगाल में आप 3 सीटों पे जमानत जब्त हो गई भाजपा की, एक विधानसभा सीट पे 1,63,000 का डिफरेंस था। आपको बता दूं कि बंगाल में विधानसभा चुनाव में जहां 38% वोट आए थे आपको विधानसभा में, वहां विगत जो 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए हैं वहां बीजेपी 14% पे अटक गई है। कर्नाटका में आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी, ये सब जानते हैं, गृह जिला में बीजेपी चुनाव हार जाती है। आप राजस्थान में देखिए, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, जो 2 विधानसभा चुनाव वल्लभ में आप देखेंगे तो भाजपा वही चीज मैं प्रदीप सिंह के पास ले जाना चाहती हूँ। भाजपा के लिए चिंता का सबब है जी महंगाई। क्या वो नजर आ रहा है प्रदीप सिंह जी, क्या वो नजर आ रहा है जिस तरह से आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जो हाल ही में झटके लगे हैं उपचुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी को, उनको देखते हुए क्या आपको लगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव है आने वाले समय में वो यही रहेगा कि जो आपकी सक्सेस स्टोरी है, जहां जहां सफलता मिली है, चाहे वो कोरोना की वैक्सीनेशन हो, कोरोना से जूझने का भारतीय सरकार का प्लान हो, उसे लेकर जाएंगे, लेकिन जो दूसरे मुद्दे हैं जैसे कि महंगाई कह लीजिए या किसान आंदोलन कह लीजिए, उनको आज कहीं पर भी डिस्कस नहीं किया गया? देखिए प्रीति जी, आपने जो मुद्दा उठाया महंगाई और किसान, आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है उसमें ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, किसी प्रदेश की बैठक नहीं। अगर उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक होती या गोवा की होती, मणिपुर की होती, पंजाब की होती, तो उत्तराखंड की होती, तो मुद्दे अलग। राष्ट्रीय पार्टी की बैठक होगी तो उसमें राष्ट्रीय मुद्दे,
उपचुनाव की जहां तक बात है, चुनाव के नतीजे सभी पार्टियों के लिए मिले जुले आए। कहीं किसी पार्टी को सफलता मिली है, कहीं किसी पार्टी को। लेकिन आज के माहौल में किसान आंदोलन को लेकर जो चिंता बीजेपी के मन में रही होगी, देखिए किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा में। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कुछ है नहीं, ऑलमोस्ट जीरो है। तो पंजाब में नुकसान या फायदे का कोई प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के लिए। हरियाणा में चिंता की बात हो सकती है, जहां मुख्यमंत्री की सभा नहीं होने दी जा रही, विधायक नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी रैलियां तो उत्तर प्रदेश में भी हुई हैं। राकेश टिकैत ने की है, बड़े बड़े दावे भी किए हैं। जाट बहुल सीट है, वहां पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ जाए, ये बहुत बड़ा। अनुराग भदौरिया, आप क्या सहमत है जो प्रदीप सिंह जी कह रहे हैं उससे? ये संकेत इस बात का है, देखिए कि जो हरियाणा में बीजेपी ने नॉन जाट जो एक समीकरण बनाया था, सामाजिक समीकरण, मैं बोलूं? जी जी अनुराग जी, थोड़ा सा मेरी आवाज उन तक थोड़ा लेट पहुंच रही है, लेकिन जो ऋषि मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी, मैं एक एक करके सभी पैनलिस्ट के पास जाऊंगी। अनुराग भदौरिया को मैंने बोलने का मौका दिया, बोलिए। जी आवाज बहुत लेट देखिए, जहां तक का महंगाई का सवाल है, अब महंगाई के बारे में सबसे बड़ा मुद्दा ही महंगाई है। जहां पे सरसों का तेल 250 रुपए हो जाए और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो, डबल इंजन डबल तरीके से फेल हो जाए, क्योंकि डबल इंजन। लेकिन दिवाली से पहले तोहफा तो दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अरे भैया, क्या मौका दे दिया? आप लगातार 1.5 साल से रोज पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा रहे थे, एक दिन थोड़ा सा कम करके उससे क्या फर्क पड़ता लेकिन है? उसका वो तो समुद्र में से एक लोटा पानी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, आप बताइए उसका असर नहीं पड़ेगा? मेरी बात, अरे मैं बोल तो रहा हूँ कि समुद्र में से एक लोटा पानी निकालने के बराबर है। आप लगातार 1.5 साल से रोज प्राइस बढ़ाते रहे, इसी तरह आप 6 महीने तक रोज कम करो ना, तब तो जाने कि आप कुछ कम करोगे, महंगाई कुछ कम होगी। इससे महंगाई पे क्या फर्क पड़ने वाला? भैया आपने कमर तोड़ के रख दी है, लोग तो एकदम, आप किसी को आपने आत्महत्या पे मजबूर कर दिया करने के लोगों को। सरसों का तेल 250 रुपया, कभी आपने सुना क्या? लोग अपने दिए तक अपने घरों में नहीं जला पाए, अपने घरों में खाना तक बना के नहीं खा पा रहे। सोचिए हालत आपने कर दी है गरीबों के लिए। और डीजल पेट्रोल तो छोड़ दो, टमाटर प्याज आलू की कीमत देख लिए क्या है। इन्होंने आम आदमी को जीने लायक नहीं छोड़ा। समाजवादी पार्टी ये समझती है कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है, और ये जो खोखली बातें आपके हिसाब से कर रही है भारतीय जनता पार्टी सेवा भाव को लेके, वो लोगों के बीच में नहीं जम पाएंगे। शांतनु गुप्ता, जवाब दीजिए, क्या कह रहे हैं अनुराग भदौरिया कि आपने बस समुद्र में से एक लोटा निकाल दिया, थोड़ी सी आपने राहत दे दी दिवाली के मौके पर वो काफी नहीं है? देखिए, जनता समझदार है और जनता देखेगी कि ये जो 5 साल का योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल रहा है, उसमें मेरा जीवन सुधरा है क्या? क्या अगर अखिलेश आएंगे, क्या अगर मायावती आएंगी, क्या अगर कांग्रेस आएगी, तो क्या वो महंगाई कम कर सकती है क्या? क्या उसके पास ऐसा कोई टूल है जो महंगाई कम कर सकती है क्या? साथ साथ में हमें ये भी देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आए हैं वो 44,000। अनुराग जी बोलने दीजिए, बाकी मेहमानों को भी बोलने दीजिए। पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, आपने अपनी बात कह ली। देखिए अनुराग जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया है अपनी बात कहने का, अगर आप किसी को सुनेंगे नहीं तो फिर जवाब मिलेगा नहीं। और इसी बीच फैजान खान जो कि प्रवक्ता है बीएसपी के, वो भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अनुराग जी, अगर आप औरों को बोलने देंगे तो आपको शायद जवाब मिल जाएंगे। शांतनु अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं फैजान खान के पास जाना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता अनुराग जी तक मेरी आवाज जा रही है। शांतनु बिल्कुल आ रही है, इसलिए सुना रहा हूँ आपको कि आपकी बिल्कुल आवाज आ रही, बता रहा हूँ। तो क्या आप मुझे मजबूर करें कि मैं आपका ऑडियो नीचे करूँ? मंत्री मेरे लिए छोटा, क्योंकि मुझे तो सबको सुनना है, लोगों को सबको सुनना है, सिर्फ समाजवादी पार्टी को नहीं सुनना है एबीपी के मंच पर। अच्छा, अब आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए अनुराग जी। ठीक है, बहुत आपका भाषण हमने सुन लिया, अब आप शांत हो जाइए। शांतनु जवाब दीजिए। देखिए, महंगाई मुद्दा है, लेकिन लोग ये देखेंगे कि क्या महंगाई के मुद्दे पर जो दूसरी सरकार वो सोच रहे हैं, जो अल्टरनेट है, क्या अखिलेश यादव कुछ खड़ा कर पाएंगे, क्या मायावती कुछ कर पाएंगी? और साथ में हमें ये भी देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी दुगनी हो गई है।
कि इस तरह से डिबेट खराब करना, मेरे ख्याल से आपको पैनल सबसे सोच के बुलाना चाहिए, नहीं तो पैनल नहीं तो जनता तक कुछ डिबेट नहीं पहुंच पाएगी। अनुराग जी, मुझे अपने ऑडियो पैनल से अपील करनी होगी कि आपकी आवाज नीचे कर दे, क्योंकि आप किसी को सुनने नहीं दे रहे हैं। और मैं फैजान खान के पास जाना चाहती हूँ। जो सवाल मैंने पूछा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, फैजान, मैं आपके पास वही सवाल लेकर आ रही हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुछ बातें साफ हो गई हैं कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे, और सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहां पर भी राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो सफलता है पीएम मोदी के चेहरे पर, एक बार फिर से मैदान में उतरेगी बीजेपी। क्या इसे देखकर आप बैकफुट पर हैं? नहीं प्रीति जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र और चेहरा ये उत्तर प्रदेश की जनता ने भली भांति देख लिया है। जिस तरह से बैकफुट में तो भारतीय जनता पार्टी है, लखीमपुर खीरी की घटना आप देख लीजिए, अपने गृह मंत्री को नहीं हटा पाने का जो दबाव मुख्यमंत्री जी पे है वो साफ झलकता है। गोरखपुर का कांड देख लीजिए, उस पर मुख्यमंत्री जी का कानून व्यवस्था साफ तौर से उजागर होता है। आज उत्तर प्रदेश का बच्चा प्रीति जी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल को याद कर रहा है, क्योंकि उन्हीं के शासन में महिलाएं सुरक्षित हैं, युवाओं को रोजगार है। और सबसे बड़ी चीज मैं आज बोलना चाहता हूं, शांतनु जी ने बहुत अच्छी बात उठाई कि कोरोना काल में आप देख लीजिए जिस तरह से त्रैमान उत्तर प्रदेश में मिला। और आज के तारीख में प्रीति जी, मैं आपके चैनल से ये बोलना चाहता हूं, जिस तरह से कोरोना की दवाइयां दोगुनी महंगी हो गई हैं, जिस तरह से सामग्री महंगी हो गई है, जिसे रोकथाम करने में उत्तर प्रदेश की सरकार विफल हो चुकी है, ये उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति देख रही है प्रीति जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से किसानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम करती है कि वो डबल इंजन की सरकार बनकर लोगों तक पहुंचते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष की पार्टियां वो कह रही है ये दोहरी मार है, दोहरा चरित्र है बीजेपी का। चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जब संबोधन दिया तो उनका जो संदेश था वो साफ था कि सेवा ही परम धर्म है। और जिस तरह की सेवा की बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल के दौरान, उसी को लेकर लोगों के बीच में उतरेंगे, क्योंकि आने वाले समय में 5 बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। इसी मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं और मेरे साथ बहस में जुड़े हुए हैं कुछ खास मेहमान। ऋषि मिश्रा, आप बहुत समय से कुछ कहना चाह रहे थे, खास तौर पर उस बात पर जब शांतनु ने यह कहा कि जनता अच्छे से जानती है कि उनके बीच में मुद्दा क्या है और किस तरह की परफॉर्मेंस रही है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में वहां के नेताओं की। देखिए, मैं शांतनु जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक तरफ कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लोगों की आमदनी दुगुनी हो गई है जब से बीजेपी की सरकार, योगी जी की सरकार आई है। मेरा सवाल शांतनु जी से है, बहुत विद्वान लोग हैं, मेरे साथ कई बार डिबेट में बैठे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन किसानों के घर में दीप कब जलेंगे जिनके आमदनी एक दिन के एक किसान की आमदनी सिर्फ 27 रुपये है और 250 रुपये किलो सरसों तेल बिकती है। तो 14 लाख दिए तो आपने अयोध्या में जला दिए। उस गरीब किसानों के घर दीप कब जलेगा शांतनु जी? चलिए जवाब ले लेते हैं शांतनु जी से और फिर मैं प्रदीप सिंह के पास भी जाना चाहूंगी। मुजफ्फरपुर से डिबेट कर रहा हूँ आपके यहाँ। ठीक है, यहाँ कोई भी सब्जी 80-90 रुपए से कम नहीं है। आप समझ जाइए, दीपावली में आम जो लोग हैं वो दीपावली नहीं मनाया। शांतनु सीधी बात ये है और हर कोई यही सवाल उठा रहा है, विपक्ष के जितने भी नेता हैं या फिर जितने भी विशेषज्ञ हैं सब यही बोल रहे हैं कि महंगाई जो है आज के दिन में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। क्या ऐसे समय में सिर्फ इस बात पर जोर देना कि कोरोना काल में जो हमने सेवा भाव दिखाया उसको लेकर लोगों के बीच जाइए और सेतु बनिए, लोगों के विश्वास का सेतु बनिए पार्टी के साथ मिलकर, क्या ये सही अप्रोच है? जी, मैं ऋषि भाई को पहले जवाब देना चाहूंगा कि जो 14 लाख जो दिए जले हैं अयोध्या में, वो भी गरीब कुम्हारों के घर से आए हैं। देखिए, मैं बार बार उस बात को कहूंगा, महंगाई मुद्दा है, महंगाई जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक है, लेकिन लोग ये भी देखेंगे कि कौन सी सरकार इस महंगाई को कम कर पाएगी। उनके पास क्या इंस्ट्रूमेंट है? क्या उनके पास केवल पेट्रोल का वैट उनके पास इंस्ट्रूमेंट है? तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम कर दिया, वो तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कम कर दिया। कि अखिलेश यादव के पास, मायावती के पास या किसी और सरकार के पास ऐसा क्या इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा महंगाई कम कर पाए? ये अजीब बात है शांतनु, और इस पर मैं प्रदीप सिंह जी से भी पूछना चाहूंगी। प्रदीप सिंह जी, आप मुझे ये बताइए, क्या ये अजीब बात नहीं है कि हम जनता से उम्मीद कर रहे हैं कि वो ये जान ले, ये समझ ले कि कौन इस महंगाई पर काबू कर पाएगा, या फिर उस पर ध्यान दे कि किसकी सरकार में रहते हुए ये महंगाई इस हद तक पहुंच गई है?
ये मजाक है जनता के साथ। इस तरह की बातें अगर बीजेपी के सपोर्टर करेंगे तो जनता के साथ मजाक है और सरकार भी मजाक बनेगी। अनुराग जी, मैं आऊंगी आपके पास, बाकी लोगों को भी बोलने का मौका दीजिए। मैंने ये सवाल आपसे नहीं पूछा था, प्रदीप सिंह से पूछा है। प्रदीप सिंह से पूछा है, सुन लीजिए ना, थोड़े सुनने की भी क्षमता दिखाइए, थोड़े सुनने की क्षमता दिखाइए। जी प्रदीप जी बोलिए। प्रदीप जी चिंतन में है, मैं बोल दूं तब तक मैं बोल दूं चिंतन में है। इतने आवाज थोड़ा लेट पहुंच रही है उन तक, आप उसका फायदा उठा रहे हैं अनुराग जी, और कुछ नहीं। ऋषि जी ने कहा कि लोगों ने इस बार दिवाली नहीं मनाई। 10 साल में पहली बार 1,25,000। माफ कीजिएगा प्रदीप जी, आवाज आपकी नहीं आ रही है साहब। इतनी बड़ी खरीदारी दिवाली के मौके पर इससे पहले नहीं। महंगाई है, इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता, चाहे तो भी नहीं कर सकता। और जब महंगाई बढ़ती है तो जो भी सरकार होता है। मुझे खेद है इस बात का कि आवाज ठीक नहीं आ रही है, और मेरे ख्याल से मेरी आवाज भी बहुत लेट तक पहुंच रही है। तो उसकी जवाबदेही, उसकी जिम्मेदारी उसी पर आती है जो उस समय सरकार चला रहा। जी जी, शांतनु जी की बात से हालात बद से बदतर हैं। अनुराग भदौरिया, आप जो कहना चाह रहे थे बोलिए। अब मैं आपको आपका समय दे रही हूँ और इसी उम्मीद के साथ दे रही हूँ कि आप दूसरों के समय में ना आए, तो बोलिए। मैं दूसरों के समय में कहाँ बोलता हूँ, क्योंकि झूठ बोलते हैं इसलिए आवाज। चलिए बोलिए। ये हमारी आपकी गलती नहीं है। बोलिए। बीजेपी के लोग, बीजेपी के सपोर्टर झूठ जुमला फेंकते हैं तो अपने आप गॉड आवाज काट देता है, तो उनकी आवाज जनता तो लोगों को ये भी जानना होगा कि आने वाले समय में क्या अखिलेश इस लायक है कि वो इस महंगाई को कंट्रोल कर ले? क्या वो इस लायक है कि वो जो भी मुद्दे आप उठा रहे हैं उनको संभाल पाए? आपको अपने नेता की क्वालिटीज पे मैदान में उतरना है। भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा नेता है और वो जानते हैं। अरे सुन तो लीजिए, सुनाइए। ऐसा बड़ा नेता है, इतना बड़ा नेता है कि उत्तर प्रदेश में हाहाकार मच गया, चोरी डकैती हत्या लूट मार बलात्कार बढ़ गया। इतना बड़ा नेता हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर में बीजेपी का। आप अपने नेता की बात कीजिए। गृह राज्य नहीं, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे दो। आपके हिसाब से तो जवाब दूंगा नहीं मैं। आपने सवाल पूछा, मुझे जवाब देने दीजिए ना। मेरे सवाल के हिसाब से तो आप जवाब देंगे ना अनुराग भदौरिया जी। डिबेट में यही होता है, पत्रकार सवाल पूछते हैं और आप जवाब देते हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि आपके नेता में क्या इतना दमखम है कि वो आने वाले समय में ये जो सारे मुद्दे आप उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको काबू कर पाएंगे? सवाल आप सुनिए ना, आप अपने रटे रटाए जवाब मुझे नहीं दीजिए, बोलने दीजिए। बोलिए। सवाल कर रहे हैं आप नहीं, आप अपने हिसाब से बोलेंगे कि आप ये बोलो बिल्कुल, नेता की तारीफ करो। मैं अपने हिसाब से सवाल पूछूंगी ना आपसे। मैंने तो आपसे तारीफ करने को नहीं कहा, मैं आपके नेता पे सवाल उठा रही हूँ। आपको नहीं दिखाई, आप अपने नेता के ऊपर जवाब दे सकते हैं। आपको नहीं दिखाई देता कि उत्तर प्रदेश में रौंदा जा रहा है तो मैं क्या करूं? आपको नहीं दिखाई देता कि कोरोना काल में किस तरह से लोग तड़प के मरे तो मैं क्या करूं? आपको नहीं दिखाई देता कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही थी, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तो फैजान खान, अनुराग भदौरिया मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं कि उनके नेता में ये दमखम है या नहीं है। आप मुझे बताइए, मायावती जी के नेतृत्व में क्या बीएसपी इस चीज के लिए तैयार है कि वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है आने वाले समय में? क्या आपके पास है वो नेता? आप बताइए फैजान खान जी। प्रीति जी, हमारे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी में वो क्षमता है, जिस तरह से 2007 से लेकर 2012 के शासनकाल में सबने देखा कि किस तरह कानून व्यवस्था, कानून के द्वारा कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ। दूसरी चीज आप देख लीजिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में लिखी हुई बातों को झूठा कर देती है। उन्होंने गन्ना किसानों का मूल्य आय दुगनी करने की बात की, जो उन्होंने नहीं किया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 से लेकर 2012 में गन्ना किसानों का मूल्य दोगुना कर दिया। पानी पी लीजिए, आपकी बातों की, आपके डायलॉग की रेल जो है वो चली जा रही है, आप पानी पी लीजिए। कुछ नहीं बढ़ाया। जी बोलिए फैजान खान, आप बात कीजिए पूरी अपनी। अरे अनुराग भदौरिया जी को शांत कराइए, इन्हें कहिए जब गिन्ना का मैटर हो, जातिवाद पे मैटर हो तो बात क्या करें। इन्हें शांत तो अखिलेश यादव भी नहीं करा सकते, इसलिए इस तरह से बातें करते हैं। किसानों की मौतें हो जाए जिसके रहते हैं बोले जा रहे हैं आपके चैनल में प्रीति जी, ना डिबेट होने दे रहे हैं, ना सुन रहे हैं किसी। फैजान खान, फैजान खान, ये दुख की बात है कि एक प्रवक्ता आकर यहाँ पर इसे पॉलिटिकल स्पीच देने का मंच बना लेते हैं। जो भी सारे आपके मुद्दे हैं अनुराग भदौरिया, जो भी सारे आपके वादे हैं वो लोगों तक लेके पहुंचिए। जनता को कन्विंस करना आपका काम है।
न्यूज चैनल पर डिबेट जीतने का कंपटीशन नहीं हो रहा है जिसमें आप अपनी बातों की रेल लेकर कूद पड़े हैं। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक विवादास्पद बयान दिया है, बीजेपी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन को लेकर उनका जो ये बयान आया है उसमें लिखा है कि आंदोलन में 600 लोग मरे लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया। ये कहना है मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का और बीजेपी पर निशाना साधते हुए इन्होंने कहा है कि 600 लोगों की मौत हो गई इस आंदोलन में लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।